उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आईज पे आती है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, इसका मतलब है लाइट इस ऑब्जेक्ट से मेरे आईज पे आ रही है, लाइट इस ऑब्जेक्ट से मेरे आईज पे आ रही है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो हमें ऑब्जेक्ट कब दिखता है? वैन, इसका क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं अपन? व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट, कब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है? तो आप क्या बोलोगे? वी सी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन रेटिना। ठीक है, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट, या हाउ कैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। क्लियर है? इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट तो लाइट पैदा नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें इससे क्या, वो चाहे बल्ब की लाइट ले रहा हूँ, सन की लाइट ले रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंच रही हूँ, तो आईज ये नहीं समझती है। अगर आई को कुछ दिख रहा है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो मैं मान के चलूंगा आई को लगेगा कि उसी से ही लाइट आ रही है। हम आई के परस्पेक्टिव में ही बात कर रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से लाइट मिली होगी, सीएफएल को कहाँ से लाइट मिली होगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होगी, पावर प्लांट से। इतना पीछे नहीं जाते, जो सामने है आई उसको ही देखती है, क्या उस वो हमें दिख रहा है, मतलब उससे लाइट हमारी आँख पे आ रही है। क्लियर है आपको? यही चीज़ें दी गई हैं कुछ, है ना। फिर हमारा मेन टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इस पे चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो क्या होता है कि आप सब अपनी इमेज देखते हो, मिरर में देखते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आप कि आपसे, आप ऑब्जेक्ट हो, आपसे लाइट जा रही है मिरर में, मिरर से टकरा के वापस आ रही है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? कमिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, कमिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर मीटिंग मिरर, आफ्टर मीटिंग मिरर, मिरर से मिलने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाने को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब लाइट, जैसे आपके पास बॉल है, आपने बॉल दीवार पे मारी, ठीक है, और दीवार से वापस आ गई, बॉल आ गई, तो लाइट भी बॉल की तरह बिहेव करती है, और जो मिरर है वॉल की तरह बिहेव कर रहा है, दीवार की तरह बिहेव कर रहा है, तो लाइट भी ऐसे आएगी, जाएगी, टकराएगी और मिरर से, और वापस आ जाएगी। अब देखो, बॉल की स्पीड टकराने के बाद ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है बॉल कैसी है। हम इनमें मान के चलते हैं कि लाइट जिस स्पीड से गई है उसी स्पीड से आती है, लाइट की स्पीड में चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दिस स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, इसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? चेंज नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, जैसे ये मिरर है और ये इंसिडेंट लाइट है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो जितने एंगल से आई उतने एंगल से जा रही है। ठीक है, और जितने स्पीड से आई उतने स्पीड से जा रही है। ये आपका मिरर है। ठीक है, तो ये जैसे बॉल की तरह आप सोच सकते हो, जैसे बॉल टेढ़ी टकराई तो टेढ़ी निकलेगी ना बॉल, सीधी थोड़ी जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से बॉल आई है उसी स्पीड से जा रही है। आई होप ये रिफ्लेक्शन समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो कुछ लॉज हैं, तो लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किन नियमों का लाइट पालन करती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे जब आप स्कूल में रहते हो तो आप कुछ नियम का पालन करते हो ना, डिसिप्लिन में रहते हो, बहुत सारे नियम का पालन करते हो।
जब ट्रैफिक जब रोड में जाते हो तब भी नियम का पालन करते हो। उसी तरह हर एक चीज पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ नियम का पालन करती ही है। लाइट भी नियम का पालन करती है, लाइट अपनी मर्जी का नहीं कुछ भी कर सकती है। तो क्या क्या नियम का पालन करती है जब रिफ्लेक्शन होगा? तो पहला नियम है कि जिस एंगल से आएगी उस एंगल से जाएगी। और सेकंड, जितने भी रे हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, दे लाई इन सेम प्लेन, दे लाई इन सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब क्या है? तो ये देखिए, ये मिरर है, ऐसे नीचे लाइन बना देते हैं, ये मिरर को शो कर देता है। इसको सरफेस को अपन पॉलिश कर दिए हैं। ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। तो जिस एंगल से आई है उस एंगल से चली जाएगी। ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, जैसे 30 डिग्री से आई है तो 30 डिग्री से जाएगी। सेकंड वाला क्या है? देखो, तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल सब एक ही प्लेन में। देखो जैसे 30 डिग्री से आ रही है तो हो सकता है कि ऐसा जाए, ऐसा जाए, ये भी तो 30 डिग्री बनेगा ना। जैसे नॉर्मल स्टाइलस के साथ भी 30 डिग्री बना रहे हैं ना, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है ना। तो लाइट बोले कि भाई 30 डिग्री तो जाना है, तो क्या कहाँ जाए? यहाँ जाए या ऐसे जाए, आउट ऑफ प्लेन। तो सेकंड रूल क्या बोलता है? तीनों जो रे होती है एक ही प्लेन में होती हैं, तो लाइट ऐसे ही जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन कोई नहीं जाएगी लाइट रे। ठीक है, बोर्ड के बाहर नहीं जाएगी, बॉडी में लाइट रे रहेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये चीज़ दी गई है आपको। फिर हम जो बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम, तो कुछ और बात कर लेते हैं, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले एक चलिए स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जैसे आपने फुटबॉल देखी है, मान लीजिए कांच की फुटबॉल है। ठीक है, अब एक फुटबॉल है तो मतलब स्फेयर है, और स्फेयर का क्या होता है? एक सेंटर होता है, तो उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर है, इसको बोलते हैं सी, और सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब होता है ये जो कर्व पार्ट है। ठीक है, अब आप सोचिए जैसे ये है और मैंने इतने हिस्से को काट दिया, इस सेक्शन को काट दिया, इतने हिस्से को मैंने काट दिया। ठीक है, ये हिस्से को काट दिया तो मेरे पास ये हिस्सा आ गया इतना सा। ठीक है, ये हिस्सा आ गया। अब इसका भी एक सेंटर होगा, इसके सेंटर को बोलते हैं पी। तो पी मतलब होता है पोल। ठीक है, पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर। मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल। ठीक है, ये मैंने कट किया है यहाँ पे। और ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर। ये क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर है। क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा P। ठीक है, अब जो लाइन C और P को ज्वाइन करती है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग C एंड P। जो लाइन C और P को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अगर PC, ये जो PC दूरी है, P से C तक की दूरी है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं?
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पी से सी की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को, जैसे मैंने इस लेंथ को बोल दिया ए बी, तो इस ए बी को बोलते हैं, इस ए बी को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। इस ए बी को क्या बोला जाता है? इस ए बी को बोला जाता है अपर्चर। ठीक है। अपर्चर क्या बताता है? साइज ऑफ मिरर। क्या बताता है अपर्चर? साइज ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर का साइज अपर्चर जाना जाता है। और जितना ज़्यादा अपर्चर होता है, अगर अपर्चर ज़्यादा है तो इमेज की ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है। इमेज की जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपने आपको एक छोटे मिरर में देखो और उसी लाइट में आप अपने आप को एक बड़े मिरर में देखो, तो वही लाइट में बड़े मिरर में आपकी इमेज ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। करके देखना, ये है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। फिर क्या होता है कि अगर हमने एक पैरेलल रे ली, अगर हमने पैरेलल रे ली, किसके पैरेलल ली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली। किसके पैरेलल ली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली। तो आप खुद बताइए कि अगर वॉल स्ट्रेट है, अगर दीवार स्ट्रेट है और आपने बॉल फेंका दीवार की तरफ, आपके पास वापस आएगी। ठीक है, लेकिन अगर वॉल कर्व है, ऐसी मुड़ी हुई है, वॉल मुड़ी हुई है, जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ैया होती है, ठीक है, मुड़ी हुई, और फिर आपने एक छोटी पिंग पोंग बॉल फेंकी उसमें, तो क्या होगी? वो नीचे तरफ आएगी। कहाँ आएगी? नीचे तरफ। तो वैसे इसका भी शेप है। अगर हम पेंट कर देते हैं आउटसाइड, हमने पेंट मार दिया, आउटसाइड मार दिया, जब पेंट आउटसाइड मार देते हैं तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोल देते हैं? कॉनकेव मिरर। जब हमने पेंट मार दिया आउटसाइड, पेंट क्या मार दिया? आउटसाइड, तो ये कैसे जाएगी? ऐसे टकराने के बाद जाएगी, यहाँ पे ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? कॉनकेव मिरर क्या करता है? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ज लाइट। क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। लाइट को ऐसे जाना था तो उसने उसको कन्वर्ज कर दिया, मोड़ दिया। ठीक है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकल, फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्स का वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां पैरेलल रे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद मिलती है। ठीक है, तो फोकस क्या होता है? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस when parallel rays after reflection meets। ठीक है, फोकस क्या है? एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक है, जब पैरेलल रेस मिरर से रिफ्लेक्शन पाथ मिलती हैं। ठीक है, उस स्पेशल पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज़, एक रिलेशन होता है फोकस और रेडियस कर्वेचर में। एफ जो होता है वो r/2 होता है। ये हमें अब पहला फॉर्मूला याद रखना है। एफ जो होता है वो r/2 होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। क्लियर है आपको ये? तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्फीयर का सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर क्या होता है? पोल। पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर। मिरर के सेंटर क्या बोलते हैं? पोल। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। फिर हमने क्या पढ़ा? अपर्चर। क्या पढ़ा? अपर्चर। ये क्या होता है? साइज ऑफ द मिरर।
ठीक है, जितना ज़्यादा पर्चर होता है उतना ज़्यादा साइज होता है उतनी इमेज क्या होगी, ब्राइट होगी। फिर हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पढ़ा क्या, कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है जब हम पेन क्या कर देते हैं, आउटसाइड। फिर हमने पढ़ा 6 चीज़, क्या पढ़ा, फोकस। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे पैरेलल रेज मिरर से टकराने के बाद मिलती हैं। और फिर हमने लास्ट पढ़ा रिलेशन फोकल लेंथ का और r/2। ये f जो है यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है fp। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारी fp। जो fp डिस्टेंस है उसको अपन f बोल रहे हैं। ठीक है, f मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, मिरर की, वो क्या होती है, बीच में होती है। सी और पी के क्या होती है, फोकस बीच में होता है। और एफ पी हमारी फोकल लेंथ है और सी पी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। फिर यही चीज़ दिया गया है सब, है ना, और पोल वोल सब अपन का हो गया है। अब एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, वो बोल रहे हैं कि रेज आ रही हैं, ठीक है, अ, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, जैसे सन है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है जैसे सन है, तो माना जाता है उससे रेस क्या आती हैं, पैरेलल। ठीक है, और आपने क्या रख दिया, कागज, कहीं पे कागज रख दिया, पेपर रख दिया आपने। ठीक है, एक्टिविटी 9.2। तो हम देखेंगे पेपर बर्न करने लगेगा। पेपर क्या करने लगेगा, बर्न। वी विल ऑब्जर्व दैट पेपर विल बर्न। क्यों करेगा, हम जानते हैं कि ये जो है कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या होता है, फोकस। तो तुमने जो पेपर है वो फोकस पे रखा है, इससे तुम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। मिरर से जहाँ पेपर की दूरी है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड पेपर। पेपर और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो इस तरह आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो किसी की भी कॉनकेव मिरर की। ठीक है, जहाँ पे आप पेपर को मूव करते जाओ, जहाँ पे पेपर अच्छे तरह से बंद करे, एकदम तुरंत बंद हो जाए, वो समझ जाओ कि वो डिस्टेंस मिरर से उस पेपर की क्या है, उस मिरर की फोकल लेंथ है। क्लियर है आपको, ठीक है, ठीक है। अब एक और टाइप का मिरर है वो भी देख लेते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। तो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की क्या कहानी है, तो जब हम पेंट इनसाइड कर देते हैं, जब पेंट क्या कर देते हैं, इनसाइड, व्हेन पेंट इनसाइड, जब पेंट क्या कर देते हैं, इनसाइड। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका जो नेचर होता है डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये P हो गया, ये C है, ठीक है, ये F है। तो जब लाइट रे आएंगी, ठीक है, तो आप खुद सोचो ना कि अब कर्वेचर ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का कर्वेचर है आपका, पहले ऐसा था कर्वेचर, इस टाइप का था कटोरा जैसे, ये पानी आप भर सकते हो। तो कॉनकेव था, आप कटोरा उल्टा हो गया, ऐसा कर्वेचर है। ये कॉन्वेक्स है आपका। तो ऐसे सोचो कि ऐसा कुछ है और आपने बॉल फेंका, ठीक है, तो ऊपर जाएगी बॉल। ठीक है, तो ऐसा जाएगी, और फोकस से ही, अगर पीछे मिलाएंगे तो फोकस से ही गुजरेगी। अगर आप
पीछे उसको मिलाओगे तो फोकस मिलेगी। तो ये कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इट इज डाइवर्जिंग मिरर, इट इज डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है। क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इमेज है क्या, इमेज या इमेज कैसे बनती है, हाउ इमेज इज फॉर्म। क्वेश्चन है हाउ इमेज इज फॉर्म। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज करती हैं, ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज, अगर रिफ्लेक्टेड कन्वर्ज करती है, इट इज रियल इमेज। ये कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है अगर रिफ्लेक्टेड रे क्या करें, कन्वर्ज करें। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज करें, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड रे क्या करें, डाइवर्ज, ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, इट इज वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है अगर रिफ्लेक्टेड रे क्या करें, डाइवर्ज करें। ये होता है डाइवर्स, फैलना, ये होता है कन्वर्स, मिलना। अगर रिफ्लेक्टेड मिलती हैं तो रियल इमेज, और अगर फैलती हैं तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब जैसे मिरर में जो हमारी इमेज बनती है मिरर के अंदर, और रियल इमेज मतलब जो मूवी देखते हैं प्रोजेक्टर से रे आती हैं और स्क्रीन पे मिलती हैं, वो रियल इमेज है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऐसी इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, व्हेन इंसिडेंट रे डाइवर्ज, इट इज रियल ऑब्जेक्ट। जब इंसिडेंट रे आपकी डाइवर्ज करे तो ये क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट इमेज का उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप बताइएगा। जैसे ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को हम एरो से नोट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है। ऑब्जेक्ट से ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे पॉइंट से बना है। हर एक पॉइंट से लाइट हर जगह निकलेगी, 360 डिग्री निकलेगी। हमें केवल टॉप मोस्ट पॉइंट से लेना है और सामने की तरफ लेना है, केवल 2 रे लेना है, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने एक एकदम सीधी ली, जो एकदम सीधी जाएगी वो सीधी लौट जाएगी टकराने के बाद। जैसे बॉल को सीधा फेंका तो सीधा लौट जाएगा। सेकंड हमने थोड़ा टेढ़ी ली, तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ऐसे ही लौट जाएगी, जिससे ऐसे आई है उतने एंगल से लौट जाएगी। अब आप बताइए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है ना। तो ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही हैं। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या कर रही हैं, डाइवर्स कर रही हैं। ठीक है, तो हम हमारी इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही हैं, डाइवर्स कर रही हैं। अब
अब अपन अपनी आँख से अगर देखें, हमारी आँख यहाँ होती तो हमारी आँख तो ट्रैक नहीं कर पाती कहाँ से मुड़ मुड़ के लाइट आई, उसको जो लाइट मिलती है उसको वो सीधा कर लेती है। तो आँख को लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट आ रही है, आँख को क्या लगेगा, इस पॉइंट से लाइट आ रही है। तो यही क्या हो जाएगी, इमेज। यही क्या हो जाएगी, हमारी इमेज। ठीक है। आँख के पास जो फाइनल रे आती है तो आँख उसको पीछे आके मिला देती है उसको, आँख का यही नेचर होता है। तो आँख को लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअली तो लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन आँख ट्रैक नहीं कर पाती भाई लाइट कहाँ से घूम फिर के आ रही है। जहाँ से फाइनल आई, आँख ने पीछे उसको कर दिया, तो आँख को लगेगा यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये क्या होगा, इमेज। हमें लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, आज समझ में आया आपकी इमेज कैसे फॉर्म होती है ना। इस ठीक है, तो यही है रिफ्लेक्शन के लॉ जान के हम जो भी फिनोमेना है आसपास के, कि इमेज फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, बहुत सारे लाइट के फिनोमेना है, हम उनको समझ सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, बेसिक लॉ जान के। ठीक है, बेसिक लॉ वही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखो उसी से तो सब आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या चीज़ है। अब कुछ इमेजेस रूल्स अपन देख लेते हैं सबसे पहले। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो हमारी हेडिंग होगी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, हम ना आपकी लाइट भी कुछ रूल्स को फॉलो करती है, तो 4 रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है, ये क्या होता है बच्चों, सी, ये पी और ये क्या, एफ। अगर लाइट रे पैरेलल होगी तो किससे पास करेगी, एफ से। ये रूल फर्स्ट है। इफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पास थ्रू फोकस। तो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो किससे पास करेगी, वो फोकस से। सेकेंड रूल है, अगर वो फोकस से पास की, अगर लाइट रे अगर लाइट रे फोकस से पास करेगी, जैसे इसका उल्टा, पहले तो फोकस से पास की और फोकस से पास करेगी, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर फोकस से पास की तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये हो गया रूल 2। इफ लाइट पास थ्रू एफ, इट बिकम पैरेलल। अगर लाइट एफ से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 1, रूल 2। ठीक है, तो अगर पैरेलल होगी तो एफ से पास करेगी, और अगर एफ से पास की तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब रूल थर्ड देखते हैं अपन। ये सी है, ये पी है, ये एफ है। अगर सी से पास की लाइट, अगर सी से पास की तो वैसे ही लौट जाएगी। अगर सी से पास की लाइट तो वैसे ही लौट जाएगी। जैसे आप गए मम्मी से मांगा, मम्मी 100 रुपये चाहिए, मम्मी ने ये थप्पड़ दिया, तो जैसे आए थे वहीं से लौट आए। ठीक है, तो सी से पास करेगी तो वैसे ही लौट जाएगी। तो रूल थर्ड है, इफ लाइट पास थ्रू सी, इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ठीक है, अब चौथा रूल, ये सी है, ये पी है, ये एफ है,
कॉनकेव मिरर हो गया। फिर है जितने एंगल से पी पे पड़ेगी उतने एंगल से लौट जाएगी, ठीक है। जितने एंगल वो बनाएगी पी से बनाएगी, ठीक है, उतने ही एंगल से लौट जाएगी, ठीक है। ये रूल 4, ठीक है। इफ लाइट पास टू पी it reflect with same angle with principal axis, with प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे पी से पास करेगी तो उतने ही एंगल से लौटेगी, जिस एंगल से आई थी प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के वो लौट जाएगी, ठीक है। तो ये रूल 3 हो गया अपन का, और ये रूल 4, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, रूल समझ में आ गए होंगे। रूल 1 क्या था? अगर लाइट रे किससे पास करे? पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो? पैरेलल हो, तो क्या होगा? एफ से पास करेगी। रूल 2 क्या था? अगर एफ से पास की तो क्या होगा? वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रूल 3, अगर सी से पास की तो जैसे गई है वैसे आ जाएगी। और रूल 4, अगर पी से पास की है तो उतने ही एंगल से वापस हो जाएगी। क्लियर है आपको? अब ये सब रूल दिए गए हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेज बनती है ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट लेंगे अपन। केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में होगा, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में होता है तो माना जाता है कि रेज कैसे आती हैं? पैरेलल। तो ये हमारा मिरर है, ये सेंटर है, ये पी है, और ये क्या है? एफ। तो रेस पैरेलल आएंगी, तो हम जानते हैं पहले रूल के अनुसार पैरेलल रेस किससे पास करेंगी? एफ से पास करेंगी। किससे पास करेंगी पैरेलल रेस? एफ से, ठीक है। तो इमेज हमारी कैसे बनेगी? देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मीट कर रही है ना, रिफ्लेक्टेड मीट कर रही है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है तो इमेज कैसी होगी? रियल। कहाँ बन रही है इमेज? एट एफ। और कैसी बन रही है? पॉइंट साइज। कैसी बन रही है? पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। केस 1। अब केस 2। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो ये सी, ये पी, ये एफ, ये पेंट आउटसाइड कॉनकेव, और आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हम पास लाते जाएंगे, इमेज दूर होती जाएगी, वो बड़ी होती जाएगी। देखो, पहले इमेज एफ पे थी, एकदम पॉइंट थी। अब ऑब्जेक्ट हम और पास लाए, पहले बहुत दूर था, पास लाए ऑब्जेक्ट, तो इमेज अब दूर जाएगी, एफ से सी की तरफ जा रही है। और क्या हो रही है? देखो, पॉइंट से क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी। अब रूल लगा देंगे, तो रूल क्या है? अगर पैरेलल रेज होगी तो किससे पास करेगी? एफ से पास करेगी, और जो पी से पास करेगी उतने एंगल से निकल जाएगी। तो ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। तो पहले इमेज बनाएंगे और फिर उसको रे डायग्राम से हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे।
तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनी, रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है। कहाँ बन रही है इमेज हमारी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। ठीक है, फिर हम देखते हैं केस 3। अब कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट सी में होगा। ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी में होगा, ये सी, ये पी, ये एफ, सी में। ठीक है, तो आप बताइए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी में है तो क्या होगा, इमेज अब दूर जाएगी, अब सी में आ जाएगी। अभी छोटी थी, अब बराबर साइज की जाएगी। तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बन जाएगी। तो ये हमने पहले ले ली, ये एफ से गुजरेगा और जितना पी से आया है उतना ही पी से लौट जाएगा। तो ये इमेज बन गई, जहाँ मीट करती है वहाँ इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है। कहाँ बनी है, एट सी बनी है और सेम साइज। कैसी बनी है, सेम साइज। फिर अपन केस 4 लेते हैं। केस 4 क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट और पास आएगा, ऑब्जेक्ट अब कहाँ आएगा, सी और एफ के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ये एफ नहीं होगा, ये होगा, ये एफ, सी और एफ के बीच में। तो मैंने आपको जनरल नेचर बता ही दिया है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज कैसी जाएगी, दूर होती जाएगी। तो इमेज बना लो पहले, और बड़ी होती जाएगी। फिर से पहले ले लोगे तो किससे पास करेगा, एफ से, और जिस एंगल से पी से पास करेगा उतने एंगल से वो लौट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इमेज है हमारी, ठीक है, रियल तो है ही क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, इन्वर्टेड है, बड़ी को बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। क्लियर है आपको, ये बियॉन्ड सी बन रही है। तो कितने केस हो गया, 4। अब 2 और केस बाकी हैं, तो 5th केस देख लेते हैं। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब ऑब्जेक्ट एफ में होगा, सी हो गया, ये पी हो गया, ये एफ। अब आपका ऑब्जेक्ट एफ में है, तो फिर से आप लोगे पैरेलल, ये एफ से गुजरेगी। तो क्या देखा, ये पैरेलल है तो ये एफ से गुजरेगी, और जो पी से गुजरी है उतने एंगल से आ जाएंगे। तो ये रे क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। क्या हो गई है, पैरेलल। तो मानेंगे ये इन्फिनाइट पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनाइट पे। ठीक है, तो इसकी जो इमेज होगी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड और एट इन्फिनाइट। कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट और पास जाएगा, एफ और पी के पास जाएगा। ये केस 6 है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। ठीक है, ये सी है, ये पी है, ये एफ है। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज उसी साइड बनती है। ठीक है, सॉरी,
इमेज जो है मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। इमेज जो है मिरर के अंदर बनी, फिर से रे हमने पहले ली तो एफ से गुजरी, और ये पी से ली यहाँ। जब इसको हम पीछे करेंगे वो थोड़ा सा और अच्छे से बना दें। हाँ, ठीक है, तो रब करना पड़ेगा। ये देखिए पीछे हम प्रोड्यूस करेंगे इसको, तो यहाँ पे मिल जाएगी, और ये हमारा इमेज बन गई, ठीक है। तो ये देखो ये डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग है। जब भी डाइवर्जिंग रेज होती है तो हमारी इमेज किस बनती है, वर्चुअल बनती है। तो अगर आई यहाँ पे होगी तो आई को लगेगा कि रेज इस पॉइंट से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो इमेज मिरर के अंदर बनती है, सीधी बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो क्या बनेगी, वर्चुअल, ठीक है, डायरेक्ट, मैग्नीफाइड और इन द मिरर, मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। तो ये 6 डायग्राम आपको आने ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6 डायग्राम, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये केस 1 है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में होगा तो इमेज कैसी होगी, रियल एट एफ और पॉइंट साइज। फिर केस 2 देख लिए अच्छे से, आप देख लीजिए केस 2। ठीक है, केस 2 देख लीजिए आप। तो केस 2 में ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के बियॉन्ड है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, रियल इन्वर्टेड स्मॉल। फिर केस 3 क्या है, ऑब्जेक्ट सी में, तो इमेज भी सी में बन रही है, उसी साइज़ की इन्वर्टेड रियल। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, बड़ी, ठीक है। फिर पांचवा छठवां केस है, ठीक है, ये तीसरा केस, चौथा केस, ये पांचवा केस, और ये छठवां केस। तो जब एफ में होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड और इन्फिनाइट में। और जब ऑब्जेक्ट होगा एफ और पी के बीच में होगा तो मिरर के अंदर ही बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड। देखो वैसे इमेज दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया है जो अपन ने सीखा है अभी, वो पूरा यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देख लीजिए, रीड तो दिया गया है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहला यूज होता है टॉर्च, हेडलाइट। क्यों यूज होता है, टू गेट पैरेलल बीम, पैरेलल बीम पाने के लिए यूज होता है। क्योंकि क्या है कि जो बल्ब है ना उसको फोकस पे रखा जाता होगा, जैसे मिरर है हेडलाइट का, ये सी है, ये पी है, ये एफ है, यहीं बल्ब को रख दिया जाता है वो। अब इससे जो रेज निकलती होंगी तो टकराने के बाद क्या हो जाती होंगी, सीधी हो जाती होगी। देखो हमें पैरेलल बीम मिल गई ना, जब आप हेडलाइट ऑन करते हो तो पैरेलल रेज आती है ना, कैसे आती होगी, जो बल्ब है ना उस मिरर के कहाँ रखा गया है, फोकस में रखा गया है, ठीक है। फिर सेकंड, सेकंड जो है इसका यूज बाय डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट मैग्नीफाइड इमेज, टू गेट मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो हमने देखा था जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है
पी और एफ के बीच में होता है तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है। तो वही जब वो दांतों को देख रहा है तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है उसको, उसको थोड़ा जूम चाहिए, तो क्या करेगा वो, कौन सा मिरर यूज़ करेगा, प्लेन मिरर यूज़ करेगा तो वही साइज़ का दिखेगा जो जिस साइज़ का दांत है। लेकिन जब वो कॉनकेव मिरर यूज़ करेगा तो उसको वही दांत का दिखेगा मैग्नीफाइड। ठीक है, तो आई होप ये दो यूज आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये दो यूज हैं। ये दो यूज। अब हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। हम देख रहे हैं अब इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर में देख रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो दो ही केस हैं इसमें, ज़्यादा केस नहीं है। तो पहले केस वन अपन देख लेते हैं। केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो मान लो ये पेंटेड इनसाइड होता है, ये सी हो गया, ये पी, ये एफ, और इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो हम जानते हैं डाइवर्जिंग है, लेकिन कहाँ से निकलेंगी? फोकस से। कहाँ से लगेगा? निकल रही हैं फोकस से। तो ये डाइवर्स करता है, जैसी लाइट रे आएगी वो डाइवर्स करेगा, लेकिन जब हम पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी? फोकस पे। ये हमारी इमेज कहाँ मिल जाएगी? फोकस पे। इसमें हमारी जो इमेज है वो कैसे, कहाँ मिल रही है? एट एफ। ठीक है, और कैसे मिल रही है? पॉइंट साइज और वर्चुअल। कैसी है? वर्चुअल। ठीक है, सेकंड केस अपन देखते हैं। ये सी है, ये पी है, ये एफ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, देखो रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से ही डाइवर्स करवाते हैं, और फिर जितने एंगल से पी से आती है उतने एंगल से लौट जाती है। देखो ये डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेज जो भी होती हैं वो क्या बनाती हैं? वर्चुअल इमेज बनाती हैं। केस टू लिख लेते हैं। केस टू, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है इसकी? इमेज जो है इसकी बन रही है पहली वर्चुअल। ठीक है, इसको पीछे मिलाएंगे तो देखो ये इमेज बन गई। इमेज वर्चुअल में बन रही है, स्मॉल बन रही है, छोटी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और कहाँ बन रही है? बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी, और एफ और पी के बीच में बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। ये दो केसेस भी अपन को ध्यान में रखना है, केस वन और ये केस टू। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या यूजेस होते हैं कॉनकेव मिरर के, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। केस वन क्या है? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होगा तो ये डाइवर्जिंग नेचर इसका, डाइवर्ज करेगा। तो आई को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, रे आ रही है, तो ये हमारा इमेज पॉइंट हो जाएगा एफ। फिर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज क्या बनेगी? एफ और पी के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और करेक्ट वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो यही सब दिया गया है इसमें, है ना? ये आप देख लो, है ना? सेम चीज़ जो अपन ने समझी थी वही दी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी अपन ने समझा है। ठीक है, क्विज देख लेते हैं, क्विज। ठीक है, तो बताइए अगर ऑब्जेक्ट सी में होगा तो क्या होगा? बात करें सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। ऑब्जेक्ट सी में हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होगा तो क्या होगा? और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं तो बताओ इमेज क्या होगी ऑब्जेक्ट की? बताइए,
अगर कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट अगर सी में तो इमेज कहाँ होगी? करेक्ट, इमेज भी क्या होगी? सी में होगी। इमेज कहाँ होगी? सी में। और कैसी होगी? सेम साइज और रियल होगी। और चौथा इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। फिर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, तो क्या होगा? इन द मिरर बनेगी इमेज, इन द मिरर, मिरर के अंदर इमेज बनेगी। सेकंड, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी इमेज। थर्ड, वर्चुअल होगी। और फोर्थ, हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और द कॉन्वेक्शन में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? इमेज कैसी बनेगी? स्मॉल, वर्चुअल। हर वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। और कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड पी, और एफ और पी के बीच में बनेगी। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये आपको याद रहने चाहिए पूरे। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इन व्हीकल में यूज होते हैं। व्हीकल टू सी ट्रैफिक, टू सी ट्रैफिक, ट्रैफिक को देखने के लिए, क्योंकि इनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है। देखो जो भी रेज है ऐसे डाइवर्जिंग होता हो ना, ये डाइवर्ज करती हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को अपन बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कोई भी होगा, ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा, उसकी इमेज आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आपको एक बड़े से ट्रैफिक को देखना है ना, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो इन व्हीकल टू सी ट्रैफिक, ठीक है, हम ट्रैफिक को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन 414 नहीं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन 142 पेज के। फर्स्ट, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो पेज 142 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला बोला प्रिंसिपल फोकस बताओ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का? जब पैरेलल रेज आती हैं तो फोकस से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं? फोकस से। ठीक है, तो मैंने इसको लिखवाया था कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं कि जब पैरेलल रेज आए और मिरर से टकराने के बाद इसी पॉइंट पे मिले। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पेक्ट्रम 20, व्हाट द फोकल लेंथ। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, आर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और पूछा है एफ। तो हम जानते हैं एफ जो होता है वो r/2 होता है, तो 20/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर हमें इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है? तो उसका नाम है कॉनकेव। कॉनकेव देता है हमें। देखो इरेक्ट हमें प्लेन मिरर भी देता है, इरेक्ट हमें कॉनकेव भी देता है, इरेक्ट हमें कॉन्वेक्स भी देता है। लेकिन प्लेन मिरर सेम साइज का देता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटा साइज देता है, और कॉनकेव मैग्नीफाइड देता है। तो आंसर है कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट क्या है? व्हाई डू वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। हमें ट्रैफिक देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर क्यों चाहिए? बिकॉज
किस लिए चाहिए? बिकॉज इट हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। इसके पास फील्ड ऑफ व्यू क्या है? लार्ज, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी अपन ने देखा ना, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर है आपको? अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपन समझते हैं क्या है अपन का नेक्स्ट, हमें क्या करना है? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन अपन देखते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। इसको आता है कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है ये कार्टेशियन सिस्टम या साइन कन्वेंशन। तो इसमें क्या होता है? कन्वेंशन मतलब परंपरा जो चली आ रही है। तो क्या परंपरा चली आ रही है? ये तो हमारा सी है, ये पी है, ये एफ है, और ये हमने पेंटेड आउटसाइड कर दिया तो कॉनकेव। तो ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में, है ना? आपको एकदम रटा होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। तो क्या कन्वेंशन है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जाती है वो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, और उसके उल्टा क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो पहला कन्वेंशन याद रहेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। फिर सेकंड क्या कन्वेंशन है? all the distance are measured from pole। जितने भी डिस्टेंसेस हैं सब पोल से नापे जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है, और ये इमेज है, इमेज की दूरी को v से, और एफ ओ पी क्या होता है? f से डिनोट किया जाता है। तो जितने भी डिस्टेंस है कहाँ से नापे जाएंगे? पोल से। पोल से उनको नापा जाएगा, जितने भी डिस्टेंस हैं वो सब पोल से ही नापे जाएंगे। ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल। ठीक है, फिर थर्ड हमारा होता है हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस is taken as positive and vice versa, मतलब अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर हाइट नीचे है तो उसको क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो देखो, ये हाइट ऊपर तो ये पॉजिटिव होगी, और ये हाइट नीचे है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे अपन ने कर लिए हैं, नोट कर लिए। तो पहला अपन करते हैं, चलिए रिवाइज करें। पहला क्या है? पहला क्या है हमारा? इस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है उसको हम क्या लेंगे? करेक्ट, पॉजिटिव लेंगे। सेकंड, क्या है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे। अगर हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो हम कहाँ से पता करेंगे? पोल से। पोल से डिस्टेंस लेंगे, कहीं और से नहीं। कहाँ से नापेंगे? ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से। ऐसे उसी तरह इमेज की दूरी भी कहाँ नापेंगे? पोल से। और फोकस की दूरी भी कहाँ से नापेंगे? पोल से नापेंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उनको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो हाइट नीचे है उनको लिया जाता है नेगेटिव लिया जाता है। तो देखो, ये हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और हाइट नीचे है तो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये साइन कन्वेंशन, है ना? अब आते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपन की क्या है। मिरर फॉर्मूला है और मैग्निफिकेशन है।
तो इस पे अपन समझते हैं क्या है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला समझते हैं कि क्या है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। ये को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला ही आपको बोर्ड में 5 नंबर दिलवाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें 5 नंबर दिलवाएगा। जहाँ v क्या है हमारा, v जो हमारा होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस। u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। f क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बात देख लीजिए, ठीक है। एफ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, तीनों में रिलेशन बताता है कि यू वी और एफ की में क्या रिलेशन है। इनमें से हमें अगर 2 चीज़ें पता होगा तो हम तीसरी चीज़ बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से देख लिए क्या है मेरा फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। क्लियर है आपको। अब मैग्निफिकेशन का देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है HI/HO, जहाँ HI होता है इमेज हाइट, ठीक है, इमेज की हाइट। और HO होता है ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होता है HO, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -v/u। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, -v/u इक्वल टू क्या होता है, HI/HO, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला में याद रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और दोनों को मिला दिया तो ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, और ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमारी हाइट कितनी टाइम्स कंपेयर कर रहे हैं हम उसको ऑब्जेक्ट की हाइट से। इमेज की हाइट को हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर m 2 है, इसका मतलब है इमेज 2 गुनी बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आगे बात समझ में है ना। तो m हमें जानकारी देता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में क्या रिलेशन है। क्लियर है। तो ये अपन ने पेज अलग कर लिया है, अपन आगे मूव करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके पहले अब आपको बताएंगे ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स जो आपकी हेल्प करेंगे। देखो क्वेश्चन सबको याद रहते हैं, लेकिन एग्जाम में गलती हो जाती है, वो गलती ना हो इसके लिए हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। तो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक इसको देखते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यू आप हमेशा निगेटिव लोगे, यू क्या लोगे, हमेशा निगेटिव, ऑलवेज। क्या लोगे, यू हमेशा निगेटिव ऑलवेज। चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, यू हमेशा आप निगेटिव लोगे। एफ आप निगेटिव लोगे अगर वो कॉनकेव होगा। क्या होगा वो, कॉनकेव। कॉनकेव में वो कुछ भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है और लेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे केव है, केव मतलब क्या होता है, गुफा। और गुफा के अंदर जाओगे तो क्या होगा, नुकसान, ठीक है। गुफा के अंदर जाओगे नुकसान होगा, इस नुकसान मतलब निगेटिव। और वी, वी आंसर से पता चलेगा, आंसर से पता चल जाएगा, ठीक है।
ज़्यादातर वी पता चल जाएगा आंसर से, नहीं तो आपको मैंने रटाया है, ठीक है, कि वी कहाँ कहाँ बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, मैंने बताया वी की पोजीशन, उससे भी आप पता कर सकते हो। एक एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है कि वी क्या हमें साइन रखना है, तो मैं उसमें समझा दूंगा आपको, लेकिन ज़्यादातर वी हमें आंसर से ही पता चल जाएगा वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो आई होप ये आपको चीज़ें याद रहेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, एफ नेगेटिव होगा अगर कॉन्केव होगा, और पॉजिटिव एफ हो जाएगा अगर कॉन्वेक्स होगा, जैसे उल्टा, और वी हमें आंसर से पता चलेगा। अब एक और चीज़ मुझे बताना है एम के बारे में। तो एम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एम 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, और 1 से ज़्यादा हो सकता है। जब आप एम निकालोगे तो या तो एम 1 आएगा, या 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। अगर एम 1 से ज़्यादा आया मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, कम आया तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, और अगर बराबर आया तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्लियर रहेगा आपको एम की वैल्यू से आप क्या क्या आप निकाल सकते हो, है ना, रिजल्ट निकाल सकते हो। और फिर एक और है, एम हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एम हमारा निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका एम निगेटिव है, इसका मतलब इमेज रियल है, इमेज क्या है, रियल है, और हर एक रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, और हर एक वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यही आपको पॉइंट 5 नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में दो चीज पूछता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, क्या क्या पूछता है वो, एक तो पूछता है पोजीशन, और एक पूछता है नेचर। तो नेचर आपको बताएगा एम, कौन बताएगा आपको, एम, और पोजीशन क्या बताएगा, वी, ठीक है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन में दो चीज निकालनी पड़ेगी, तो वी निकालना पड़ेगा, और एक तो एम। तो वी बताएगा पोजीशन ऑफ इमेज, और एम बताएगा नेचर ऑफ इमेज। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9.1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 9.1, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो गिवन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। तो गिवन हमें आर है, आर कितना है, 3 मीटर है। बस इज लोकेटेड फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है हमारा, 5 मीटर है। हमें देखो पोजीशन निकालना है, मतलब वी निकालना है, और नेचर दिया गया है मतलब एम निकालना है, और हाइट ऑफ इमेज मतलब एच आई निकालना है। क्या निकालना है, एच आई। ये हमें 3 चीज़ निकालनी है। एक बार आप ट्राई करो, बहुत ईजी है, जैसे मैंने समझाया वैसे आप करो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v तो निकालना है, जो निकालना पड़ता है उसका साइन नहीं रखा जाता है, u हमेशा नेगेटिव होता है, अभी मैंने बताया। तो -5, सब चीज़ मीटर में है, ठीक है। और f, अब देखिए मिरर कैसा है, मिरर क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स है, आप गुफा में नहीं जा रहे हो, तो f तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो और f क्या होता है हम जानते हैं, r/2 होता है। r क्या था, 3, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 2/3, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो जाएगा 10 प्लस 3/15, तो ये हो जाएगा 13/15। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो v आ जाएगा 15/13, कितना आ जाएगा, 15/13 मीटर, ठीक है। तो आपका आ गया, v आ गया, बड़े आराम से आ गया। अब m निकालेंगे तो m क्या होता है, -v/u। तो -v कितना आया है, 15/13। इसमें भी साइन के साथ रखेंगे, u क्या है हमारा, -5। 5 1 जा 5 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m आ जाएगा प्लस का 3/13। अब प्लस क्या है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। क्या होगी इमेज, वर्चुअल। और कैसी होगी हमारी, वर्चुअल होगी, और
इरेक्ट, हर एक वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। और हमारे लेस देन वन है ये, तो लेस देन वन है तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, कम होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब हम जानते हैं एम क्या होता है, एच आई बाय एच ओ। एम क्या निकला है, 3/13। एच आई निकालना है और एच ओ कितना दिया गया है, एच ओ तो नहीं आएगा, बस एम तक ही आएगा, तो यहीं तक अपन कर लेंगे क्योंकि एच ओ तो दिया नहीं गया है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार अच्छा आप ध्यान से देख लीजिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 9.2। ठीक है, अब अपन एक दूसरा बनाएंगे। ठीक है, 9.2, अब अपन डिस्कस करेंगे 9.2। एग्जाम्पल 9.2, तो क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है गिवन पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन एच ओ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। प्लेस, जब भी वर्ड आप देखो प्लेस तो समझ जाओ यू दिया गया है, तो यू दिया है 25 सेंटीमीटर। और मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है हमारा। अब अब हमें दिया है कि इमेज निकालना है हमें। ठीक है, वही सब निकालना है, ये सब दे दिया। और फोकस, फोकल लेंथ देना चाहिए उसको 15। कितना दिया है, फोकल लेंथ 15। फोकल लेंथ क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें वही निकालना है, एम निकालना है, एच आई निकालना है और वी। यही तीन चीज़ हमें हर बार निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर हमारे पास वही फॉर्मूले यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन इनमें दिक्कत क्या है, ये विदाउट साइन है, साइन के साथ जिसको निकालना पड़ता है उसका साइन ही रखा जाता है। तो v निकालना है, v का साइन ही रखेंगे। u हमेशा निगेटिव होता है, u दिया है 25 तो ये हो गया -25। कौन केव, केव गुफा, नुकसान, तो f क्या होगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा -15। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/25 प्लस 1/15। 25-15 का एलसीएम क्या जाएगा, 75 जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v। तो 1/v जो हो जाएगा वो 8/75 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो v आ जाएगा 75/8। क्या आ जाएगा, 75/8। ठीक है, 75/8 आ जाएगा हमारा आंसर। अब m जो होता है, m जो होता है वो क्या होता है बताइए, m होता है हमारा -v/u। ठीक है, तो v कितना आया हमारा 75/8 और u कितना है -25, साइन के साथ लेंगे, u -25 तो 25 3, तो हमारा आ जाएगा +3/8। m आ जाएगा +3/8। अब फिर से प्लस आया है तो इमेज कैसी होगी बेटू, वर्चुअल होगी। और हर एक वर्चुअल इमेज कैसी होती बच्चा, इरेक्ट। और ये क्या है 3/8, ये लेस देन 1 है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम। अब m हम जानते हैं क्या होता है, एच आई बाय एच ओ। एम कितना दिया गया है 3/8, एच आई और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है 4। तो ये 4 बन जा, 4 2 जा, तो एच आई हमारा आ जाएगा 3/2 या हम बोल सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में ना आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनने ही चाहिए, कुछ बने ना बने ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपन का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, ये सब अपन ने कर लिया है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, एफ निगेटिव, अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, 25 को यहाँ लिया है लेकिन ये साइन तो चेंज नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हुआ ये माइनस होगा। ठीक है, इसको फिर से अपन कर लेते हैं वापस। ठीक है,
इसको अपन कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। प्रोसीजर तो आपको बच्चा समझ में आ गया होगा, प्रोसीजर वही है, ठीक है। क्या, हाँ। तो ये हो जाएगा 3 - 5, ठीक है, ये माइनस आपका रहेगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, ये प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा। तो ये 1/v आपका आ जाएगा -2/75। तो v आपका आ जाएगा 75/2 विथ माइनस साइन, तो ये आ जाएगा 36.5। कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जानते हैं, तो जो हमारा m है वो क्या होता है, साउंड ऑफ कर दो, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो m हम जानते हैं क्या होता है हमारा, -v/u। तो v आया है आपका -36.5 और u आपका है -25। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाए आपका 36.5 क्या था, 75/2 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 1.5। तो आपका m आ जाएगा -1.5। अब माइनस आया है तो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, और ग्रेटर देन 1 आया है तो एच आई जो होगा एच ओ से ज़्यादा होगा। फिर हम जानते हैं m जानते हैं क्या होता है, एच आई बाय एच ओ। m कितना आया है हमारा, -1.5। एच आई हमें निकालना है, ठीक है, और एच ओ क्या है, विथ साइन लेंगे -4, तो ये वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4×5 = 26 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, है ना। तो हमने बस वही लगाया जो आपको सिखाया गया है ना। साइन का थोड़ा प्रॉपर ध्यान देना है। देखिए अभी मुझसे अभी मिस्टेक हो गई थी माइनस साइन की, ठीक है। तो जब भी आप करो आंसर करो, एक बार रिवाइज आप कर लो, है ना, कि समझ में आ जाए कि मिस्टेक तो नहीं है। फिर इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं 145 पेज का, तो पेज नंबर हमारा अब आ गया है 145, और इसके हम कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस करनी चाहिए 32। आर हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर, और हमें बच्चा एफ पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो एफ होता है वो होता है r/2, ये हो जाएगा 32/2, तो 2 1 जा 2 6 जा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, सिंपल। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन -6 है, यहाँ पे अपन का +6 आया था क्या, अपन एक बार देख लेते हैं। माइनस ही तो सही आया था अपन का, और एम एम हमने साइन के साथ नहीं लिया था क्या, एम हमारा क्या आया था -1.5, तो हमने साइन के साथ ही लिया है एम, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो ऑब्जेक्ट प्लस में होगा। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, नीचे तो होता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इमेज नीचे बनेगी, ठीक है। तो सेकंड है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू दे रहा है, m की वैल्यू 3 दे रहा है, 3 टाइम्स। अब देखो रियल दे रहा है, तो जब भी रियल होता है तो हमने बताया था रियल में m क्या होता है, निगेटिव, तो हमारा m क्या दिया है, -3। फिर ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ दिस, तो u कितना दिया गया है हमारा 10, u कितना दिया गया है 10। इमेज हमें बताना है, v बताना है, तो हम जानते हैं m क्या होता है, -v/u,
m कितना दिया गया है -3, जो निकालना होता है उसका साइन ही रखते हैं, और u हमेशा निगेटिव होता है तो -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। v हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? v हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए हमने रिफ्लेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। रिफ्रैक्शन भी एक बहुत छोटा पार्ट है, वो भी अपन देख लेते हैं रिफ्रैक्शन, और फिर जो अगला पार्ट होगा लेंस का वो अपन पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन और देख लेते हैं अपन। तो टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिएगा टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आपको रिफ्लेक्शन याद है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? तो अपन इसको देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको क्या बताया था इनिशियल। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बताया था, कमिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर मीटिंग मिरर, मिरर से मिलने के बाद उस मीडियम में वापस आ जाए जब लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इन दिस स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, और इसमें स्पीड लाइट की चेंज नहीं होती है। जिस मीडियम से आई थी, एयर से आई थी और एयर में ही चली गई, स्पीड में भी चेंजेस नहीं आया, जिस एंगल से आई थी उस एंगल चली गई, इसको बोलते थे हम रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, इट इट्स स्पीड चेंजेस, इसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती है, स्पीड चेंज, एंड इट बेंड, और वो बेंड भी होती है, इट स्पीड चेंज एंड इट बेंड। दिस phenomenon is known as रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक लाइट रे आई है, सन से मान लो आई है, एयर से, और पानी में जा रही है, तो क्या देखा गया है? इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी सरफेस के जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इस क्या हो जाती है? स्पीड में चेंजेस आते हैं, और लाइट क्या होती है? बेंड होती है। जब लाइट क्या होती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड भी होती है और उसकी स्पीड में चेंजेस भी आते हैं। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो एक तो बेंडिंग इस तरह से होती है, और अपन देखते हैं और क्या चीज़ दी गई है रिफ्रैक्शन में। तो कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, है ना? तो इस एक्टिविटीज़ को अपन देख लेते हैं, क्या है ये एक्टिविटीज़, क्या है। एक्टिविटी 9.7 देख लेते हैं। एक्टिविटी 9.7, तो बोला गया है कि एक ग्लास है और ग्लास में कॉइन है और ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगी और आपकी आइज तक पहुंच रही है रे, और आपकी आइज तक रे पहुंच रही है, आपकी आइज तक रे पहुंच रही है। तो ये कॉइन है जो रखा है एक ग्लास में, कांच के ग्लास में। अब हमने क्या कर दिया? इसमें पानी भर दिया।
इसी ग्लास में हमने क्या भर दिया, पानी। ठीक है, ठीक है, हमने भर दिया पानी, ये क्या है हमारा, वाटर। तो आप करके देखिएगा, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो आपको ये सिखा उठा हुआ नजर आएगा कि ये उठ गया। अब उसके पैर तो है नहीं कि उठ गया या उचक गया है ना, तो हुआ क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ है। देखो, जो लाइट सीधे जाती है वो बैंड नहीं होती है, जो लाइट सीधे जाती है वो बैंड नहीं होती है। और देखो ये जो फिर टेढ़ी गई है, ये क्या हो जाएगी, बैंड। ये क्या हो जाएगी, बैंड। ये मुड़ गई ना, क्योंकि एक मीडियम दूसरी मीडियम जा रहा है। लाइट रे वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में, तो ये बैंड हो गई। अब यहाँ पे आपकी आई है, ये आपकी आई है, तो आई को जो रे मिलती है आई को सीधा कर लेती है, तो आई ने इसको सीधा कर लिया, तो आपको इमेज यहाँ दिखाई दी। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दी, इमेज। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, शिफ्टिंग क्यों हुई, रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से हुई शिफ्टिंग, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, वाई कॉइन appear raised when we fill water over its top। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब और भी चीज़ें हैं, स्टील एंड इंक प्लेस अ ग्लास लैब, ये ग्लास लेवल अपन करने वाले हैं जस्ट। इसमें एक और है 9.8 है कि देख लेते हैं, ये एक्टिविटी भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक्टिविटी 9.8 भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। एक्टिविटी 9.8, तो वो बोल रहा है कि वही ग्लास है और कॉइन है, और आपने पानी है तो ब्लू से शो करते ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और आपने वाटर फिल कर दिया है, और हमें इसकी जो इमेज है, हमें इसकी इमेज यहाँ कहीं दिख रही है, हमें इसकी इमेज यहाँ कहीं दिख रही है, इमेज। ठीक है, जब आपकी आँख यहाँ है, ठीक है, अब आप अपनी आँख को शिफ्ट करते जा रहे हो, आप ऐसा मूव कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको एक कॉइन नहीं दिखेगा, आपको ये कॉइन नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप पानी और भर दोगे, ठीक है, आपने अब आँख यहाँ लगा दी अपनी, तो क्या हुआ, यू डोंट सी इमेज, यू डोंट सी कॉइन, आपको कॉइन नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जब पानी आप ज़्यादा भर दोगे, भरते जाओगे, पानी भरते जाओगे, तो फिर से वो दिख जाएगा, फिर से वो हमें कॉइन दिख जाएगा, फिर से कॉइन क्या हो जाएगा, हमें दिख जाएगा। ये इमेज है, ये कॉइन है, फिर से दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या वो आप पानी भरे हो तो ये और उठ जाएगा, तो जो नहीं दिख रहा था वो भी आपको दिखने लगेगा, वो भी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फिर से वही रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे जैसे हम पानी की थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, उसकी जो शिफ्टिंग है वो बढ़ती जाएगी। तो इससे हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, एज वी इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर, एज वी इंक्रीज amount of water, shifting increases, shifting of image increases, इमेज की जो शिफ्टिंग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है आपको ये बातें, ठीक है। अब एक और है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। देखो ये आप देखते होगे, जैसे
आप मॉल जाते हो, जैसे आप कहीं बड़े मॉल जाओ, डीवी मॉल जाओ या कहीं भी मॉल जाओ, तो उसमें कांच का दरवाज़ा होता है। इवन मोबाइल शॉप पे जाते हो तो कांच कांच का दरवाज़ा होता है। तो क्या होता है कि जैसे ये कांच का दरवाज़ा है, यहाँ पे मैं हूँ और कांच के दरवाजे की उस साइड कोई और है। अगर कांच का दरवाज़ा नहीं होता तो वो बंदा जहाँ पे है मुझे वो वहीं पे दिखता, लेकिन हम दोनों के बीच में कांच के दरवाजे के आने से, जिसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, मुझे उसकी इमेज दिखाई देगी और मुझे वो बंदा लेफ्ट वर्ड दिखाई देगा यहाँ, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो यहाँ पे। इसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो कांच की एक दीवार आने से क्या होता है कि इमेज शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट हो जाती है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू ग्लास स्लैब, ड्यू टू ग्लास स्लैब इमेज गेट शिफ्ट लेफ्टवर्ड। कहाँ शिफ्ट हो जाती है? लेफ्टवर्ड। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, इसको लग जाता है, दिस इज नोन एज लैटरल शिफ्ट। क्या हो जाता है? लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, इसको लग जाता है लैटरल शिफ्ट। हाँ बस 2 मिनट है, 5 मिनट और। हाँ 5 मिनट का। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, किस तरह चीज़ें हो रही हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, किस तरह लेटर शिफ्ट हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें आएंगी। तो यहाँ देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये ग्लास स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो लाइट रे बेंड हो जाएगी और फिर ये नॉर्मल है यहाँ है, तो लाइट रे फिर बेंड हो जाएगी। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती। ग्लास स्लैब के होने से ये लाइट रे बेंड हो रही है। अब आइज़ हमारी यहाँ पे है, आइज़ हमारी यहाँ पे है, तो इसको अपन सीधा करेंगे, इसको अपन सीधा करेंगे तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी। ये हमारी क्या बनेगी? इमेज। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो कि इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई है? लेफ्ट वर्ड। कहाँ शिफ्ट हो गई है? लेफ्ट वर्ड। तो इसी डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, इसी को बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है? लैटरल शिफ्ट। ठीक है, इसी को बोला जाता है लैटरल शिफ्ट बोला जाता है। अब कुछ नॉमेनक्लेचर इसका कर लेते हैं अपन। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं इसके और क्या है। ठीक है, तो पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? ये एंगल आई है, ये एंगल आर है और ये इमर्जेंट एंगल है ई। ठीक है, और ये हमारा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो मैंने बस जस्ट आपको इस डायग्राम से बताया है कि कैसे, जो मैंने आपको बोला है कि जो इमेज है वो लेफ्ट पर कैसे शिफ्ट होती है, क्योंकि बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है और जब फाइनल रे हमारी आँख को मिलेगी, आँख उसको सीधा कर लेती है, तो आँख को लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। आँख ट्रेस तो कर नहीं पाएगी एक्चुअली लाइट यहाँ से आ रही है, उसको नहीं पता चलेगा। तो इस तरह इमेज बनती है। अब इसकी डिटेलिंग करते हैं, इसको समझते हैं कि लाइट क्यों कैसे बेंड हुई है, यहाँ ऐसी बेंड हुई है, यहाँ अलग तरह से बेंड हुई है, ऐसा क्यों हुआ है, इसको थोड़ा समझते हैं अपन। तो इसको अपन समझ सकते हैं जब अपन को पता चलेगा स्नेल्स लॉ। तो अपन समझते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो लाइट तो बेंड होती है, रिफ्लेक्शन मैंने बताया था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है तो लाइट क्या होती है? बेंड होती है। ठीक है, तो जब लाइट बेंड हो रही है तो यहाँ देखिएगा, जैसे लाइट ये आई है, ये नॉर्मल है और ये बेंड हो गई, लाइट हो गई बेंड। तो स्नेल ने क्या देखा था? जैसे ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है। ठीक है, तो स्नेल लॉ को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझना पड़ेगा हमें स्नेल लॉ को समझने के लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन। हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव अस इंफॉर्मेशन बाय हाउ मेनी टाइम्स, बाय हाउ मैनी
टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज। ठीक है, हमें भी बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम चेंज हुई है। जैसे मान लीजिए आप बाइक में हो, आपकी बाइक की स्पीड 80 है और मान लो कि ऐसा स्पीड ब्रेकर डिज़ाइन है कि आप उससे गुजरोगे तो आपकी स्पीड जस्ट आधी हो जाएगी। तो वो स्पीड ब्रेकर हमें क्या जानकारी दे रहा है कि अगर मुझसे गुजरोगे तो मैं तुम्हारी स्पीड 2 गुना कम कर दूंगा। वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होना ही है, उसकी स्पीड क्या है, चेंज होना ही है। तो हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो हमें जानकारी देता है कि लाइट जब उसमें से गुजरेगी तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे एक फॉर्मूला देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये होता है, फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ अपॉन एन। एन जहाँ पे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ग्लास का क्या होता है 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो जब लाइट ग्लास से गुजरेगी तो ग्लास लाइट की स्पीड को 1.5 गुना कम कर देगा। लाइट की ऑलरेडी स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा लाइट की स्पीड नहीं हो सकती है, 3 × 10⁸ थी। तो ग्लास में गुजरने के बाद उसकी 1.5 टाइम्स कम हो गई, कितनी हो गई 2 × 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप समझ में आ गया होगा, वो हमें जानकारी देता है कितने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाएगी जब आप उससे गुजरोगे, उस मीडियम से गुजरोगे। हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 2-3 का ही आपको याद करना है, वाटर, ग्लास और एयर का। ग्लास का ने बता दिया है, एयर का होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और वाटर का होता है, आपको याद करना है 4/3 या 1.3। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये ऊपर नीचे है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, या बोल सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। ये आपको रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मैं 3 स्टार दे रहा हूँ कि अगर इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड उसमें कम होगी, लाइट की स्पीड, और इफेक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इससे एयर में स्पीड 3 × 10⁸ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड, और जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा स्पीड। अब देखो ये एयर है, ये मान लेते हैं हमारा एयर है, और ये मान लेते हैं हमारा वाटर है। तो अभी हमने आपको बताया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.3, और एयर का क्या होता है बच्चों 1। अब जिसका ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डेंसर, क्या बोलते हैं, डेंसर। और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर, क्या बोलते हैं, रेयरर। ये हमारी कौन सी रे है, नॉर्मल रे। ये क्या है, हमारी नॉर्मल रे। ठीक है, ये हमारी है इंसिडेंट लाइट, ये क्या हमारी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारी है रिफ्रैक्टेड लाइट। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो स्नेल ने क्या खोजा, स्नेल ने खोजा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मल्टीप्लाई करे साइन ऑफ उसके एंगल से। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, तो n1 × साइन आई इक्वल टू n2 × साइन आर। उसने ये खोजा। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में ये फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला, 12th में यूज होगा फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो बेंडिंग कम होगी, बेंडिंग क्या होगी, कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो देखो बेंडिंग कम है। उल्टा सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग क्या है, ज़्यादा। बेंडिंग मतलब एंगल नॉर्मल से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नॉर्मल से एंगल ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो नॉर्मल से एंगल क्या है, कम है। तो इसने हम यही सोचा,
मतलब ये सोचा नहीं, मतलब डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये मैं इसको देता हूँ फर्स्ट रिजल्ट और इसको भी देता हूँ सेकेंड रिजल्ट। इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या था, अगर n ज़्यादा है तो v कम होगा, और अगर n ज़्यादा है तो बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। तो हम इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि अगर v ज़्यादा होगा तो बेंडिंग भी क्या होगी, ज़्यादा, और वेलोसिटी कम होगी तो बेंडिंग भी क्या होगी, कम होगी। बेंडिंग भी क्या होगी, कम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो इतना सारा बैकग्राउंड है, ये पहले देना चाहिए स्लैब के पहले, लेकिन एनसीईआरटी में पहले स्लैब दे दिया गया है, डायग्राम दे दिया गया है और समझाया ही नहीं गया। थोड़ा बैकग्राउंड मुझे लेना पड़ा है ज़्यादा, मैं जानता हूँ टॉपिक स्लैब था, अभी मैं समझाता हूँ कि स्लैब वो कैसे रेज गई हैं, उसको अपन कर रहे हैं, डिटेलिंग से कर रहे हैं। तो अब फिर से मैं स्लैब की पिक्चर बनाता हूँ, यहाँ देखिएगा। तो ये स्लैब है, ये किसका बना है बताइए बच्चों, ग्लास। और यहाँ क्या है, एयर, और यहाँ पे भी क्या है, एयर। अब खुद आप जवाब देना है ना, कैसे जाएगी रे। इसका कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1.5। इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इसका भी कितना होता है, 1। ये ऑब्जेक्ट है, इसे रे ऑफ लाइट गई तो क्या बनाएंगे, नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, आई। अब बताइए जो लाइट रे है वो कैसे जा रही है, इसको बोलेंगे रेयरर, क्या बोलेंगे, रेयरर। उसको क्या बोलेंगे, डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना, तो बेंडिंग क्या होगी, कम। बेंडिंग क्या होगी, कम। बेंडिंग क्या है आपकी, कम है। देखो कम है एंगल नॉर्मल से, क्योंकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे टकराइए तो यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे, यहाँ खींचोगे। अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा। बेंडिंग क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा। तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा। याद रहे, अगर स्लैब नहीं होता तो रे ऐसे जाती, तो इमर्जेंट रे भी इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं जो फाइनल रे निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। और ये जो रे आ रही है ये हमारी कौन सी थी, इंसिडेंट रे। तो इसमें इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो स्लैब ने हमारे रे को मोड़ा नहीं, फाइनली पैरेलल किया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि रे ऐसा क्यों किया, रे ने क्या किया। और ये हमारी आई है, ठीक है, और इसको अपन पीछे कर लेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या देखा गया इसमें, ऑब्जर्व क्या क्या किया है उसको अपन नोट कर लेते हैं। तो क्लास लैब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा हमेशा। ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। ये एंगल ऑफ आई और ई क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, डेविएशन 0 होगा क्योंकि फाइनली लाइट रे मुड़ी नहीं है, तो डेविएशन क्या होगा हमारा, 0 होगा लाइट का। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, यहाँ देखिए थर्ड, आपकी जो इमेज है लेफ्ट पर शिफ्ट करेगी। इमेज विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। कैसे शिफ्ट करेगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी, इमेज कैसे शिफ्ट कर देगी, लेफ्ट वर्ड। तो ये आपको 3 पॉइंट एकदम याद रहने चाहिए, ये 3 पॉइंट्स। पहला क्या, एंगल आई और एंगल ई सेम होंगे हमेशा ग्लास स्लैब में, डेविएशन नहीं होगा कि फाइनली लाइट रे पैरेलल ही है, इंस्टेंट के मुड़ी नहीं, बीच मुड़ी थी लेकिन फाइनल रे देखा जाता है। और इमेज कैसे शिफ्ट होगी, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, क्या ऑब्जर्व हमने किया है कि जब रे रेयर से डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है। देखो रे ऐसे थी, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऐसा टर्न करें या तो ऐसा टर्न करें। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब रे रेयर से डेंसर जाए तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। अब रे फिर ऐसे जाना था लेकिन मीडियम चीज जो उसको बेंड होना था, तो या तो रे ऐसा बेंड करे या रे ऐसा बेंड करे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब जो रे है डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर जा रही है। कैसे जा रही है, नॉर्मल से दूर, है ना। ये जो रे आ रही है
ये जो रे आ रही है वो जा रही है नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। when ray pass from rarer to denser medium, जब रे रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये कैसे बैंड्स करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी, ठीक है। और फिर सेकेंड, व्हेन रे पास फ्रॉम denser to rarer it bend away from normal, तो कैसे बैंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कैसे बैंड करेगी, अवे बैंड करेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इससे मैं इनको नोट कर रहा हूँ, जितने भी मैं ब्लू से करते जाता हूँ तो आपको आने ही चाहिए पॉइंट्स, है ना, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। अपन नेक्स्ट पेज देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला है रिफ्रैक्शन। तो कुछ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखो सबसे कम किसका है, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे कम जो है वो एयर का है। तो लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बच्चा, एयर का है, कितना होता है 1। और हाईएस्ट किसका है, देखिए हाईएस्ट, देखिए टेबल में किसका है, हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टेबल में वो किसका है, डायमंड का है, किसका है, डायमंड, कितना है 2.42, ठीक है। आई बात समझ में, ये सब दिया गया है। और एक और चीज़ आपको देखना है, नोट लिखना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है क्या होती है, एक दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ऑप्टिकल डेंसिटी इज another name for रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, दूसरा नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो अब अपन आज का लास्ट पेज करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर अपन पार्ट 2 कल करेंगे, या जब मैं बताऊंगा वो कब होगा। तो 150 पेज का हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आज का हमारा लास्ट है लेक्चर, टॉपिक है पेज 150 के हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेज 150 का। अ रे ऑफ लाइट traveling in air enters obliquely in water, does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? तो वो बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है एकदम ऑब्लिक जा रही है, मतलब टेढ़ी जा रही है, कहाँ से जा रही है, एयर से जा रही है, कहाँ की ओर, वाटर की ओर। हम जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो ये रेयरर होगा, और वाटर क्या होता है ज़्यादा, तो ये क्या होगा, डेंसर। और अभी मैंने लिखा है जब रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी, तो बैंड क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आंसर क्या होगा इसका, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और क्यों बैंड कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज स्पीड चेंज, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने की वजह से वो क्या कर रही है, बैंड कर रही है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये अपन कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि सेकंड हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 3 × 10⁸ तो आपको n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कितना दिया गया है 1.5, तो ये 2 जाएगा, तो हाँ ये वेलोसिटी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इतने आसान आपको लग रहे होंगे अब क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं। फिर टेबल से हमें बताना है हाईएस्ट और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमने आपको अभी बताया था
कि ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लोएस्ट किसका होता है, एयर का होता है 1, ये होता है लोएस्ट, और हाईएस्ट किसका होता है, डायमंड का होता है, कितना होता है, अभी अपन ने किया था 2.42, ये क्या होता है हमारा हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब है हमें बताना है कि केरोसिन दिया है, टर्पेटाइन वाटर, इसमें लाइट ट्रेवल फास्ट करेगी, ठीक है। क्या क्या हमें दिया गया है, केरोसिन, हमें दिया गया है केरोसिन, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन और वाटर। तो पहले हमें इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। वाटर का तो हमें याद है 1.3, इनका याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिया जाएगा जनरली। तो देख रहे हैं कि केरोसिन का कितना है, केरोसिन का आपका है 1.44 और टर्पेंटाइन का है 1.47, 1.44 और 1.47, ठीक है, 1.44 और 1.47। तो मैंने अभी आपको समझाया था अगर n ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो n सबसे ज़्यादा किसका है, टर्पेंटाइन का, तो वेलोसिटी टर्पेंटाइन की होगी सबसे कम, तो वेलोसिटी टर्पेंटाइन की सबसे कम होगी। और सबसे कम किसका है, वाटर का, तो वेलोसिटी वाटर में क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मेन अपन ने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये पूछ रहा था कि वेलोसिटी सबसे फास्टेस्ट किस में होगी, तो फास्टेस्ट किस में होगी, वाटर में होगी, फास्टेस्ट किस में होगी, वाटर में। तो वेलोसिटी इज फास्टेस्ट इन वाटर, वाटर में क्या होगी, फास्टेस्ट। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं अपन। फिफ्थ हमारा है, लास्ट है मेरे ख्याल से इंटरेस्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, व्हाट इज मीनिंग बाय दिस स्टेटमेंट। तो इट मीन्स when light goes in diamond, its speed change by 2.42 टाइम्स। उसकी स्पीड कितनी चेंज हो जाएगी, 2.42 टाइम्स इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमें जानकारी देता है कि लाइट जब उससे गुजरेगी तो कितने टाइम्स स्पीड चेंज हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, तो लाइट जब डायमंड से गुजरेगी तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए आज अपन ने कर लिया रिफ्लेक्शन कर लिया। अब अगले में हम करेंगे लेंस करेंगे। एक बार छोटा सा देता हूँ आपको, होमवर्क देता हूँ, ये आप करना और लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं अपन। तो होमवर्क क्वेश्चन ऐसा है कि आपका यहाँ अपन एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख रहे हो ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, आपको बताना है किस में स्पीड लाइट की ज़्यादा है, ए में या बी में। तो हमने अभी समझा था कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बेंडिंग, अगर हम बेंडिंग की बात करें, बेंडिंग हमें दिखाई दे रही है, बेंडिंग और स्पीड क्या है, सेम होते हैं। तो अगर बेंडिंग ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है, तो हमें बेंडिंग यहाँ ज़्यादा दिख रही है, यहाँ बेंडिंग क्या है, हमें दिख रही है ज़्यादा। और यहाँ देखो नॉर्मल से बेंडिंग आपको क्या दिख रही है, बेंडिंग क्या दिख रही है, कम। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ए की ज़्यादा होगी वेलोसिटी बी से। देखिए सीबीएसई में ऐसे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, वी विल मीट